जो मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि मेरी गारंटी, मोदी जी की गारंटी, एक बार ये बैलेट पेपर पे चुनाव करा लें, हम लोग का ये भ्रम टूट जाए, फिर हम लोग मान लेंगे कि मोदी जी की गारंटी। अब इस बार तो इनके आने से ये परिवर्तन हो गया है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सबसे बड़ी बात है। इंडिया में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी होंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले भी जुमला था और आज भी जुमले वाला नारा उनका अभी भी है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के भाई हैं, इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, ये जो भाजपा वाले 400 पार कर रहे हैं, मैं सिर्फ इन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में 400 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? नमस्कार, वाराणसी न्यूज एक्सपर्ट में आपका स्वागत है और आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के छित्तनपुरा इलाके में। मैं खुशरंग हिना और आज हम चर्चा करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव पे। लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है, कभी भी मार्च में आचार संहिता लग सकती है। आचार संहिता लगने के बाद संभावना ये भी है कि अप्रैल में लोकसभा चुनाव 2024 हो सकता है। इसको लेकर सभी पार्टी की लगभग कमर मजबूत कर ली है। सभी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। अभी हाल ही में भाजपा की भी कल 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी अपनी लिस्ट की सूची जारी कर दी है। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी दमखम के साथ मैदान में उतर रही है और जनता किसका सपोर्ट कर रही है। सभी पार्टियों के अलग अलग लोगों से बात करेंगे और हम आज जहां मौजूद है छित्तनपुरा में, यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी पार्टी के लोग या सभी पार्टी को समर्थन करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि कोई एक पार्टी के लोग हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन से रिलेटेड यानी कि कांग्रेस और सपा को समर्थन करने वाले लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर भाजपा को समर्थन करने वाले लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर AIMIM पार्टी को भी समर्थन करने वाले लोग मौजूद हैं और सभी लोग अपने अपने पक्ष आज यहाँ पर रखने वाले हैं। हम परिचय करा देते हैं। यहाँ पर इस साइड में जो लोग हैं वो इंडिया गठबंधन के फेवर करने वाले लोग खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल अंसारी है। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा एक कार्यकर्ता हूं और मैं इंडिया गठबंधन का पक्ष रखूंगा। आप ये बताइए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में इंडिया गठबंधन की क्या तैयारियां हैं? इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ेगा और इस बार उम्मीद है कि परिवर्तन होगा और लोकतंत्र के लिए परिवर्तन ज़रूरी है। क्योंकि 10 साल मोदी जी ने शासन किया है और जो शासन किया उसको भी जनता ने देखा है। आज जनता परेशान है महंगाई को लेके, आज जनता परेशान है बेरोजगारी को लेके, आज जनता परेशान है बहुत सारे जिससे कि कष्ट सह रही है। और बनारस, हम लोग खास तौर से बनारस के लोग हैं और बनारस का तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ से रोजी रोजगार का आलम ये हो गया है कि बनारस के लोग बनारस से पलायन करने को मजबूर। भाजपा फिर से एक बार मोदी जी को बनारस का सांसद बनाने वाली है, फिर एक बार मोदी सरकार बनने वाली। भाई ये तो लोकतंत्र है, चुनाव होगा तो सबके अपने अपने समर्थक है, सबके अपने अपने सपोर्टर है। भाई वो इंडिया गठबंधन से है, आपका कहना है गठबंधन से है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि भाजपा 10 साल रह चुकी है और भाजपा के मौजूदगी में रोजगार नहीं मिल रहा है। बेशक नहीं मिल रहा है। अभी आप देखिए ना पूरे हिंदुस्तान में अभी देखिए सिपाही भर्ती का पर्चा निकला और पर्चा लीक हो गया। उसके बाद देखिए इंटर की परीक्षा चल रही है, उसका पर्चा लीक हो गया। और अब यानी कि जो भी सरकार एक तो नौकरी देती नहीं है और नौकरी के लिए जो भी मान लीजिए बेचारे लड़के अभ्यर्थी तैयारी करके जाते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद क्या हुआ, पर्चा आउट हो गया। इसका जवाब देते हैं हम आपको। देखिए अब हम भाजपा से बात करते हैं। भाजपा के पार्टी के लोग हैं और नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कि अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पशुपति नाथ सेठ है, मैं यहीं का निवासी हूँ, क्षेत्रीय निवासी हूँ और भाजपा ने हमें सेक्टर संयोजक का दायित्व सौंप रखा है। ये बताइए कि भाजपा में फिर से एक बार मोदी सरकार का नारा दिया है और एक बार फिर से बनारस में मोदी जी जो है नए सांसद के रूप में शपथ ले सकते हैं या उनको एक बार फिर से प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मोदी सरकार की जो गारंटी है उस पर क्या कहेंगे? मोदी सरकार सबका साथ सबके विकास के सिद्धांत पर चल रही है और वह यह गारंटी देती है कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे। उसने रोजगार दिया भी है। तो कहा है कि देखिए पेपर लीक हो गया, रोजगार नहीं मिला। हाँ, पेपर लीक हो गया, लेकिन पेपर लीक करने वाले पकड़े भी गए और दूसरे के शासन में पेपर लीक होता है तो पेपर लीक करने वाले पकड़े नहीं जाते हैं। बाकी लोग कह रहे हैं 10 साल मोदी जी रहे हैं लेकिन 10 साल में रोजगार की जो हालत है वो बहुत खस्ता हो गई है। कुछ नहीं, रोजगार की हालत खस्ता नहीं हुई है। रोजगार का मतलब लोग गलत लगा लेते हैं। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है, रोजगार का मतलब बिजनेस होता है। रोजगार का मतलब क्या पकौड़ी तलना भी हो सकता है? हाँ, पकौड़ी तलना भी होता है। जी हाँ, होता है, चाय बनाना भी होता है,
मोदी जी चाय बनाकर पटरी पर भी अपना रोजगार व्यवसाय किया जा सकता है। यही नहीं है कि हम वाईफाई ही बढ़िया सा ही करें। देखिए, रोजगार का मतलब चाय बनाना भी हो सकता है। देखिए, चाय बेचने वालों को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो जनता यही कहेगी कि चाय बेचना भी कारोबार। लेकिन ये समझ लीजिए, पिछले साल जब वो आए थे अटल बिहारी, उनमें बेरोजगारी बहुत फैली थी। पिछले साल अटल बिहारी मतलब वो पिछले कार्यकाल में 2003 से 2003 तक जब आएंगे तब बेरोजगारी लाएंगे, जितना हटेंगे उतना चला सकते हैं, बस यही कहना है। मतलब इस बार हटेगी सरकार। इस बार हटेगी सरकार। देखिए, इस बार कह रहे हैं हटेगी सरकार। हमारे साथ और भी लोग हैं। यहाँ जो तमाम लोग खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इसमें से बता दें कि बेरोजगार कौन है? आप बेरोजगार नहीं हैं? एकदम नहीं है। आप लोग बेरोजगार नहीं हैं? सब रोजगार पे चले जाएंगे। सोमवार आएगा, सब रोजगार पे चले जाएंगे। मतलब आज जो है लोग यहाँ पर रोज बेरोजगार। हाँ, आज बेरोजगार हैं क्योंकि आज उनका दिन है। मालिक बुलाएगा भी तब भी नहीं जाएंगे क्योंकि भर भर के रोजगार मिल रहा है। क्या दिक्कत है? एकदम नहीं मिल रहा है रोजगार। देखिए, आज हम फटी चप्पल पे टहल रहे हैं। रोजगार मिलता तो बढ़िया पहन के टहल। पढ़ाई नहीं करते हो क्या? बीए पास है। तो फिर क्या दिक्कत है? बीए पास है ना, शिक्षा में। अब पढ़ाई नहीं ना करना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या बात करें कि बेरोजगारी नहीं है, जरा ये विद्युत विभाग जो मीटर वाले के पता कर ले, इतना मीटर लोग बंद करा रहे हैं अपना और सीधे जा रहे हैं बेंगलोर। इतनी बेरोजगारी बनारस में है, इतनी बेरोजगारी फैली कि सीधे लोग बेंगलोर जा रहे हैं। अरे तो मोदी जी अभी देखिए कई करोड़ों की सौगात देकर गए हैं बनारसी में। बनारस में कई करोड़ों की सौगात दी है। मोदी जी सिर्फ बात करते हैं, इसके पहले वो उनकी बातों में जुमला था और इस बार गारंटी है। उन्होंने ये भी गारंटी ली थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। महिलाओं को लखपति बना रहे भाई। अभी महिलाओं पर उन्होंने एक बिल पास किया है, महिलाओं पे बिल पास किया 33% आरक्षण। अभी 195 उन्होंने कैंडिडेट घोषित किए हैं, उसमें जितनी महिलाएं हैं 10% या 12% है। तो अभी फ़िलहाल जो भी काम इन्होंने किया महिलाओं को लेकर आरक्षण के लिए, पहले जो बिल पास किए हैं ये ज़बरदस्ती लड़कर, तो उसमें महिलाओं को उतनी भागीदारी दें, कम से कम 33% महिलाओं को सीट दें। इस बार जो इलेक्शन होने वाला है, महिलाओं को सीट मिल रही है कि नहीं? बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है सीट। तो क्या लग रहा है इस बार जो है भाजपा 400 का पार का नारा है प्रधानमंत्री जी का, कह रहे हैं इस बार अगर बीजेपी आएगी तो 400 पार करेगी। जी बिल्कुल करेगी। 400 पार नहीं क्यों करेगी? पार तो जरूर करेगी। 370 अपना साथ सबका विकास हो ही रहा है। सबसे ज्यादा कहाँ मजबूत दिखाई दे रही है? मजबूत सबसे ज्यादा मजबूत है ईवीएम से, सबसे ज्यादा मजबूत ईवीएम से। देखिए, कह रहे हैं ईवीएम से सबसे ज्यादा बहुत बड़ा प्रहार है। 1 मिनट, मेरे भाई ने ईवीएम को दोष दिया है और जब सरकार विपक्षी दल की आ जाती है तब वो ईवीएम इनके लिए अच्छा हो जाता है। तो ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साल में 10 चुनाव राज्यसभा का उसका विधानसभा का होता है, 2 सही करा लेती है जहाँ पता हारना है। मतलब चुनाव 2 सही करा लेती है, गलत करा बाकी मतलब गलत कराती है। अब यहाँ का क्या चुनाव फिक्स होता है भैया? कह रहे हैं बेशक आज भी नहीं लोकतंत्र पे देखिए, बैलेट पेपर से हो चुनाव, ये चाहते हैं हम लोग सब लोग का यही है कि बैलेट पेपर से हो। जब ये बोल रहे कि 400 सीट आएगी तो इनको बैलेट पेपर से कराने में क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से करा ही लेना चाहिए। जब कोई ऐसे भी तो 400 जीत सकते हैं। एक मिनट नहीं, एक लोग बोलिए। ऐसे भी तो वो 400 जीत सकते हैं, बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा रहे हैं? बैलेट पेपर में क्या दिक्कत है भैया? बैलेट पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सोच की बात है। और बाकी बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं हो रहा? भाई जो प्रशासन जो नियम चल रहा है उसी से क्या कहने का मतलब है कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो भाजपा हार जाएगी? बंद हो गया। आप क्या हो रहा है बैलेट पेपर? अगर होगा तो हार जाएगी। निकल गया, सब सिस्टम बन गया है सब। देखिए, बैलेट पेपर से पहले चुनाव होता था, लेकिन अब ये डिजिटलाइजेशन ईवीएम पे हर बार सवाल उठाए जाते हैं, क्यों? और सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जब ईवीएम जांच करने की चुनाव आयोग जो है उनको कहता है कि आप आके जांच कीजिए, तो वहाँ जांच करने नहीं जाते, भाग जाते हैं। और सुनिए सर, जो मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि मेरी गारंटी, मोदी जी की गारंटी, एक बार ये बैलेट पेपर पे चुनाव करा लें, हम लोग का ये भ्रम टूट जाए, फिर हम लोग मान लेंगे कि मोदी जी की गारंटी। अब इस बार तो फाइनल हो गया ना, इस बार फाइनल हो गया कि चुनाव आयोग इस बार तो ईवीएम से ही होगा। तो क्या लगता है कि इस बार भी बीजेपी आएगी क्या? कहीं ना कहीं 500 पार। ईवीएम से होगा तो 500 पार। ईवीएम से होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा तो इस बार इंडिया गठबंधन सब पे भारी रहेगी। और कहीं अगर यकीन ईवीएम से चुनाव होता है, कहीं ना कहीं वो संदेह के दायरे में है। अच्छा ये बताइए, इंडिया का आप बताइए, जिन जो देश बहुत टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत एडवांस है, चाहे अमेरिका हो चाहे जापान हो, लेकिन उन सब देशों में आप देखिएगा कि चुनाव ईवीएम से नहीं
नहीं होता, बैलेट पेपर से होता है। तो भारत में भी जब अगर सवाल उठ रहे हैं तो आप लोग उस पर एक बार करा के देख लीजिए। अरे तो देखिए मोदी जी के राज्य में कितना कुछ विकास हुआ है। अभी देखिए कि इतने दिन से फंसा हुआ जो मैटर था अयोध्या का, राम मंदिर बन के निर्माण हो गया। अब इसके अलावा देखिए ज्ञानवापी मुद्दा भी अभी अटका हुआ है। इसके अलावा बहुत जल्दी इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिया। कितनी ज्यादा लोग जो आ रहे हैं पर्यटक यहाँ पर, उससे रोजगार भी तो बढ़ रहा है। किसका रोजगार बढ़ रहा है? देखिए बोलो धर्म और रोजगार बढ़ रहा है। नहीं, धर्म क्या और बढ़ रहा है राजनीति, बताइए? धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीजें हैं। भारत में धर्म में हमारी आस्था है, लेकिन राजनीति हमारे संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए। और धर्म चलाने वाले लोग अलग हैं और सरकार चलाने वाले लोग अलग हैं। तो सरकार को चाहिए कि अपनी सरकार चलाए, धर्म जो चलाने वाले चला ले। आपको क्या लगता है इलेक्शन या राजनीति धर्म पर चल रही है? अब धर्म तो हो ही जाए। इनके आने से ये परिवर्तन हो गया है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये सबसे बड़ी बात है। ये चीज पहले नहीं था कि ये इनका आरोप है कि जब से भाजपा आई है तब से धर्म की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा। बताइए, बरसों से जो कि धर्म की राजनीति चली आ रही है, विकास नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि विकास हो रहा है लेकिन हमारा नहीं, मुस्लिमों का नहीं। नहीं, सबका हो रहा है, सबका हो रहा है। जी के योजनाओं का लाभ किसी एक विशेष वर्ग को मिल रहा है, सभी धर्मों को लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर धर्म तो उन्हीं लोग लेते हैं। 60% जो है मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम भाई ही बंधु जो है, 60% जो कि लिस्ट अगर उठा के देख ले जी, सबका विकास चाहते हैं। सबका विकास बिना धार्मिक भेदभाव के। देखिए क्या इस देश में पहली बार भाजपा सरकार आई है? और आने वाली पूर्व में जितनी भी सरकारें आई हैं, क्या वो केवल एक वर्ग को योजनाओं का लाभ देती थी? ये मुसलमान वर्ग जो लाभ ले रहा है वो अपने सरकार से ले रहा है, भाजपा पार्टी से नहीं ले रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी वो भाजपा के नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री से लाभ कोई भी वर्ग ले सकता है। और जो देश में अगर रह रहा है वो लाभ ले रहा है तो वो टैक्स भी दे रहा है। हर प्रत्येक व्यक्ति टैक्स पेयर है। अगर वो टैक्स पे कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है तो लाभ भी लेना उसका अधिकार है। अच्छा, इस बार तीसरी बार मोदी जी बनारस से सांसद बन सकते हैं क्या? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले हम लोग स्वागत 100% बनेंगे। वो कोई भी खड़ा होगा बन जाएगा। बनारस की ये बीजेपी के लिए बहुत सेफ सीट है। कहना बनारस सेफ सीट है। % बनेंगे हमारे मोदी जी। काशी के सांसद थे, वो 400 गारंटी दे रहे हैं, तो किस बेस पे 400 गारंटी मोदी जी दे रहे हैं? ये कैसे गारंटी दे रहे हैं? कोई मतलब तो होगा, तभी तो 400 गारंटी दे रहे हैं कि 400 पार। कैसे 400 पार? 400 पार के विकास के मुद्दे पर गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी ने जो विकास किया है हमारे देश, इस देश में वो प्रधानमंत्री है और हर वर्ग उनका सम्मान करता है। वो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, मुस्लिम समाज जो उनका स्वागत करता है। इंडिया में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी होंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले भी जुमला था और आज भी जुमले वाला नारा उनका अभी भी है। पहले वो जुमला था जो 15 लाख की गारंटी थी, अब वो जो जुमला में बदल गया। इस बार पता नहीं क्या उनका जुमला आएगा, भी चुनाव के दिन करीब आने दीजिए। ये जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के भाई हैं, इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, ये जो भाजपा वाले 400 पार कर रहे हैं, मैं सिर्फ इन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में 400 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? 400 पे लड़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पर चुनाव लड़ती है। 400 से बहुत ज्यादा सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। 43 वोटों पे मोदी जी चुनाव लड़ने जा रहा है। 543 वोटों पे मोदी जी अकेले चुनाव लड़ने जा रहा है। खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि या तो इनको जानकारी नहीं है, ये तो इंडिया गठबंधन कितने सीटों से आएगी? इंडिया गठबंधन यूपी में बहुमत के साथ आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है एकता बना करके मोदी जी को हराएगी? अब की खेला होगा सब। हाँ, अब की खेला होगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए अभी तक तो इंडिया गठबंधन और भाजपा थी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, AIM पार्टी के भी कुछ लोग। हम उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या भागीदारी है। नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेराज अहमद अंसारी। मेराज जी बताइए कि AIM पार्टी क्यों लड़ रही है यूपी से चुनाव? उसको तो जीतने की आशंका नहीं लग रही? इसलिए हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है कि 70 साल से सभी पार्टियों ने हमको धोखा दिया है, हमारा खून चूसा है। इसलिए सभी पार्टी का हम लोग बाइकाट करेंगे। इनका कहना है AIM पार्टी सभी पार्टी ने धोखा दिया है, इनका दुरुपयोग किया है।
अब ये लोगों ने हमेशा धोखा दिया, कभी इंडिया गठबंधन बनाएंगे तो कभी रुपया गठबंधन बनाएंगे। ये लोग तरह तरह का गठबंधन बना के आके सिर्फ हमको तबाह करते हैं, बर्बाद। आप क्या करेंगे? आपकी पार्टी जीतती है तो आप लोग क्या करेंगे? हमारी पार्टी जीतेगी तो हम हिंदुस्तान में कानून का राज लाएंगे। कानून का राज तो अभी नहीं, आज कानून का राज नहीं, आज गुंडागर्दी का राज है। राज नहीं है। कोई नेता विपक्ष का बोलता है तुरंत जितनी सीबीआई पूरी कह रहे हैं कि हम जो सभी पार्टियों ने इनको लूटा है। हैदराबाद में 119 सीट विधानसभा में, मात्र 9 सीट पर ओवैसी क्यों लड़ते हैं वहाँ पे, और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के 100 सीट पर 150 सीट पर। बहुत बड़ा सवाल है, 9 सीट पे क्यों लड़ते हैं? सुनिए, अखिलेश यादव आज जो अपने आप को सीना ठोक रहे हैं, ये जो है वहाँ जाते हैं तो जमानत, सुनिए, मध्य प्रदेश में जाते हैं, इनके सभी प्रत्याशी की जमानत क्यों जब्त हो जाती है? बताइए भैया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है और वो पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ लड़े, ना कि ओवैसी जी की तरह हैदराबाद में 9 सीट पर और हिंदुस्तान के कोने कोने में घूम घूम के लड़े, कहीं 5 सीट पर, कहीं 50 सीट पर। वो केवल भाजपा को जिताने का काम करते हैं, खराब करते हैं। वो जिताने का काम करते हैं, नहीं था वो एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करते हैं। वो कौन करता है? AMIM पार्टी पर ये आरोप है कि भाजपा को जिताने का काम करता है। बताइए। चलिए, अच्छी बात है, कोई जिताने वाला तो है हमारे साथ, और वैसे भी हम जीतते हैं। भैया का कहना है कि कोई जिता तो रहा है। भाजपा की सहयोगी MIM, भाजपा के लोग खुद मान रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आज खुद भाजपा के लोग यहाँ मान रहे हैं कि भाजपा की सहयोगी MIM पार्टी है, और ये अभी ऑन कैमरा ये लोग मान रहे हैं। देखिए, आपके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम। नहीं, अभी इलेक्शन हुआ है, 8 विधायक किसके भागे, किन्होंने भाजपा का सहयोग किया, इनसे ये पूछिए। 8 गद्दार, 8 विधायक। एक इल्जाम ये भी लगता है, आपका भी विधायक। एक मिनट भैया, 1 मिनट भैया, उग्र मत होइए। ये भी इल्जाम है कि विधायक 8 विधायक भाग गए आपके भाजपा। बिहार में MIM के भी विधायक हैं। खरीदा जा रहा है, भाग क्यों रहा है? पैसे के बल पे खरीदा जा रहा है, लालच दी जा रही है। उनको सांसदी ईडी और सीबीआई का डर दिखा के उनको खरीदा जा रहा है। हाँ, खरीदा जा रहा है, उनको धमका के खरीदा जा रहा है उनको। अखिलेश यादव के भी घर पे सीबीआई का नोटिस गया। बढ़िया, अखिलेश यादव से बढ़िया कोई नहीं है यूपी के लिए। अखिलेश यादव को देख रहे हैं। जी। अच्छा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा कितनी सफल हो? कांग्रेस को बहुत अच्छी उनकी यात्रा हुई है, और जहाँ जाएंगे वो संख्या दिखाई, भले देखिए कुछ भी हो, मगर अपना जौम थम दिखाया, उसने चल के दिखाया। राहुल गांधी की छवि सुधरी है, न्याय यात्रा सफल होगी? नहीं, उनका न्याय यात्रा पूरी सफल नहीं है, इसलिए उनकी न्याय यात्रा सफल है। हम लोग को आदेश हुआ कि जहाँ जहाँ उनकी यात्रा हो, मेहनत से उनकी यात्रा में लगे, और कम से कम लगे कि राहुल जी देश में हैं। जहाँ जहाँ उनकी न्याय यात्रा जा रही है, वहाँ इंडी गठबंधन में फूट पड़ता जा रहा है। यही राहुल गांधी की यात्रा का सबसे बड़ा सफलता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। सरकारी जो है, जो भी संस्था है, उसका दुरुपयोग भाजपा कर रही है। ये क्यों नहीं भाजपा पे ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा है? क्या वहाँ सारे जो ईमानदार हैं? अजीत पवार इतना बड़ा भगोड़ा था, इतना बड़ा भ्रष्टाचार था, अब गया गठबंधन, एनडीए में सही हो गया। वॉशिंग मशीन है जो जाता है, जितने घोटालेबाज जाते हैं वो सुधर के साफ हो जाते हैं। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन है, भाजपा वॉशिंग मशीन है। हाँ, कम से कम भाजपा में इतनी शक्ति तो है कि दूसरे जो भ्रष्ट लोग हैं उनको साफ सुथरा कर देता है। ये एक्सेप्ट कर रहे कि कम से कम घोटालेबाज की जगह हमारे भाजपा में है। बोलूंगा, आज चंडीगढ़ में अभी जो चुनाव हुआ था, ये कैसे ये पकड़ाए, ये कैमरा में कैसे आए? इन्होंने कहते हैं, ये साबित करते हैं कि मतलब कि मैं ऐसे भी जीत जाऊंगा 400 सीट। इनका तो ये तो चंडीगढ़ में इनका पकड़ाया ना। इनका चंडीगढ़ पे बहुत बड़ा सवाल है कि मेयर के चुनाव में जो धांधली हुई है वो किस लिए, फिर उसका तो पर्दा साफ है। यहाँ पर हम लोग लोकसभा चुनाव के लिए डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पर मेयर के चुनाव के लिए, सभासद के चुनाव के लिए, विधायक के चुनाव के लिए डिबेट नहीं कर रहे हैं। इनका सवाल है कि चुनाव सारा कौन कर, चुनाव आयोग करवाता है। हर एक सेकंड, हर चुनाव आयोग के घेरे में होगा, हर चुनाव। ये इनका सवाल पूरा गलत है कि जो हम इसकी बात करें उसकी बात कर रहे हैं। हर चुनाव आयोग करवाते हैं, निष्पक्षता की बात यहाँ पे हो रही है। मतलब क्या लग रहा है कि इस बार बनारस से प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के नाम पर जब फिर से तीसरी बार आएंगे तो भाजपा मजबूत हो जाएगी और वो उनकी जीत ज्यादा मजबूत होगी, प्रचंड मजबूत होगी भाजपा। भाजपा तो चुनाव होगा, 2-4 लाख वोट जीत जाएंगे। एक सेकंड, सुनिए, अपना
मोदी जी आ रहे तो भाई मजबूत ही पूरा। इधर देखिए क्या कह रहे हैं। ईवीएम तो चुनाव होगा तो एक मिनट भैया, मुफ्त का खाने की आदत पड़ चुकी है लोगों के जांघत पे मुर्चा लग गया है। मुफ्त का राशन खिला खिला के लोगों को बेकार बनाया है। 5 किलो राशन में 1 महीने की जीविका गुजर जाएगी प्रत्येक व्यक्ति की। ये 5 किलो राशन तो दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रचार कर रहा है। ये नहीं बता रहे कि वो देखिए सबको तो नहीं मिल रहा है, और जो 5 किलो को चला दे तो मैं मानूं, भाजपा कोई पार्टी का हो या भाजपा कोई भी इस बार एक मिनट बनारस में इस बार जो जनता वोट देगी, वो वोट देने जब जाएगी तो क्या क्या चीजें उसके दिमाग में है, क्या चीजें लेकर के जाएगी वोट देने के लिए, चाहे वो भाजपा को। एक मिनट, इंडिया गठबंधन अगर जीत जाता है तो बनारस की जनता को क्या फायदा हो सकता है? जनता को क्या फायदा होगा? वही जो जुमलेबाजी चलेगी। इंडिया गठबंधन भी जुमला देगी। गठबंधन की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि मोदी देखिए राजा हैं, वो देश के हमारे राजा हैं। मोदी की बात छोड़िए, अभी हमारे सवाल का जवाब। हाँ बोलिए। हमने पूछा कि अगर इंडिया गठबंधन जीतती है या भाजपा का कोई प्रत्याशी या मोदी जी स्वयं जीत जाते हैं, तो बनारस की जनता को किस तरह का इंडिया गठबंधन जो है वो किस तरह का फायदा पहुँचाएगी? किनको? बनारस के लिए क्या करेगी? भैया देंगे। अगर उसकी सरकार आती है, सबसे पहले रोजगार का सिस्टम पूरा बदल जाएगा। जो इतनी बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में फैली वो खत्म हो जाएगी। हमने 2003 से लेकर 2004 तक की, वो 14 तक की यूपीए सरकार देखी है। अगर सरकार बदलेगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है? राहुल गांधी बनेंगे। सबसे ज़्यादा सीट उनके दल में उन्हीं की होगी। अगर प्रधानमंत्री वो बनते हैं तो देश का सिस्टम बदल जाएगा। कारोबार जैसा हमने देखा है वैसा फिर चलेगा। जितना ढंग मोदी सरकार उतना चला रहे हैं। अगर भाजपा जीत जाती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा किसका हो सकता है? श्री नरेंद्र दास मोदी जी का। मोदी जी कल भी थे और मोदी जी आज भी। भविष्य में भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। 5 साल के बाद भी मोदी जी ही रहेंगे। देखिए, ये थी बनारस की जनता और इन्होंने क्या खूब बताया है बनारस के बारे में, और बनारस की जो सांसद है प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में भी, और इंडिया गठबंधन की भी बारे में बताया उन्होंने। और बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ की जनता उत्सुक है और बनारस को काफ़ी ज़्यादा इस चुनाव का, इस अपने इलेक्शन का जो त्यौहार आ रहा है उसका बहुत तेज़ी से इंतजार है। अब जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब कोई भी धर्म की राजनीति नहीं कर सकता है, विकास की राजनीति चलने वाली है। और इसी तरह की न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं खुशरंग हिना, वाराणसी से इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।